आज आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, जो भी शरद ऋतु में शुरू हो गया है। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि वर्षा ऋतु खत्म हो गई है। वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद गर्मी बढ़ गई है, सूर्य प्रकाश बहुत तीव्र पड़ रहा है। और इसमें जो पित्त संचित था, संचित पित्त जो है वह अभी प्रकोपित होने लगा है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी दोष जो रहते हैं हर ऋतु के अनुसार उनका संचय होता है, फिर प्रकोप होता है। तो अभी पित्त का प्रकोप का काल शुरू हो गया है। और सभी लोगों को, ज्यादातर हर प्राणी मात्र को थोड़ा थोड़ा अम्ल पित्त का शिकायत होना शुरू होने वाला है। कुछ दिन और जाने दीजिए, अभी नवरात्रि शुरू हो गया, आज दूसरा दिन है। कुछ दिन के बाद सबको हाइपर एसिडिटी होने लगेगा। तो हाइपर एसिडिटी से बचने के लिए और पित्त के विकारों से बचने के लिए हम लोग पहले से ही आयुर्वेद में जो जो बताए हेतु, उसका अगर हम लोगों ने अवलोकन कर लिया तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। अपने पेशेंट से भी करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, ताकि ना हमें आगे हमें पित्त जन्य कोई बीमारी ना हो। तो अम्ल पित्त के केवल हेतु मैं बताऊंगा। आज के लेक्चर में मैं कोई चिकित्सा नहीं बताऊंगा, कुछ भी और नहीं बताऊंगा। केवल हेतु पे हम लोगों का ये आज जो चर्चा होगा वो केवल हेतु पे रहेगा। अम्ल पित्त जो है ना, अगर हम लोग देखेंगे तो चरक सुश्रुत वाग्भट में कोई स्वतंत्र व्याधि के रूप में नहीं बताया है। लेकिन बाद में जो माधव निदान में, और माधव निदान का मूल नाम क्या है, रोग विनिश्चय नाम का एक ग्रंथ है जो माधवकार जी ने लिखा हुआ था। उसमें सबसे पहले इसका वर्णन किया गया है। फिर योग रत्नाकर में और भाव प्रकाश में इसमें इसका वर्णन एक स्वतंत्र व्याधि के रूप में कहा है। बाकी चरक सुश्रुत वाग्भट में साम पित्त करके बोला है, आम युक्त पित्त इस तरह से बोला है। और पित्त का जो उष्णता, तीक्ष्णता, अम्लता, विस्तृता, सरता, ये जो गुण बढ़ जाता है, ईशत स्निग्धता, ये सब बढ़ जाता है। यह पित्त के प्रकोप का काल है। तो इसीलिए अभी जो बीमारी है उस हिसाब से शरद ऋतु का मैं पहला जो अम्ल पित्त है। अम्ल पित्त दो टाइप का होता है, आप लोगों को पता है कि ऊर्ध्व अम्ल पित्त होता है, एक अधोग अम्ल पित्त होता है। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, आज केवल हेतु पे करना है। तो व्याख्या अगर हम लोग देखते हैं अम्ल पित्त की, तो मैंने ना कुछ नोट्स निकाले। मैं जब भी पढ़ाने आता हूँ ना, तो मैं कुछ नोट्स निकालता हूँ अपने सर के नोट से, फिर अपना नोट्स बना के फिर मैं डीप स्टडी करके जाता हूँ। तो मैंने कुछ नोट्स निकाले हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अम्ल पित्त के जो टीका है माधव निधन का, उसमें ऐसा बता रहे हैं कि अम्ल गुणोद्रिक्तम पित्तम अम्ल पित्तम। जब पित्त जो रहता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक बन जाता है, बहुत ज्यादा उसका पीएच लेवल जो रहता है वो गड़बड़ा जाता है, मतलब वो एसिडिक बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वह अम्ल पित्त नाम की व्याधि कर देता है। और पित्त के दो प्रकार बताए हैं, एक प्राकृत पित्त होता है, एक विदग्ध पित्त होता है। प्राकृत पित्त जो रहता है वो कटु रस का रहता है, और विदग्ध पित्त रहता है जिसको हम साम पित्त बोलते हैं, आम युक्त पित्त रहता है, वह अम्ल रसात्मक रहता है। नॉर्मली आप लोगों ने वमन कराते हुए देखा होगा कि जब पित्तांतिकी वमन होता है तो पित्त जो निकलता है वो बहुत ज्यादा कड़वा कड़वा निकलता है, वो प्राकृत पित्त होता है। लेकिन वह जब आम युक्त हो जाता है, विदग्ध पित्त हो जाता है, मतलब कच्चा कच्चा पित्त रहता है, वो पूरी तरह से उसमें अग्नि की प्रक्रिया नहीं होती है, तेज महाभूत के अंश कम रहते हैं, तब वह क्या रहता है, तो वह साम साम पित्त बोलते हैं। और वो उसमें अम्लता बहुत ज्यादा रहती है। और उसमें क्या रहता है, उष्णता तीक्ष्णता के रूप से भी हम लोग उसको देख सकते हैं कि वह उष्ण तो रहता है लेकिन उसमें तीक्ष्णता नहीं रहती है, उतनी तीक्ष्णता नहीं रहती है कि वह अन्न का पाचन कर पाए। और इसके वजह से विदग्ध पित्त की वृद्धि होती है। विदग्ध मतलब कच्चा पित्त की वृद्धि हो जाती है, और यह पेशेंट लोगों को हार्ट बर्न होने लगता है, फिर कंठ मुख दाह ये सब होने लगता है। कुछ भी खाया पिया तो हाइपर एसिडिटी होती है। तो इसके लिए एलोपैथी के डॉक्टर्स क्या देते हैं, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स दवाएं देते हैं। तो डोमपेरिडोन वगैरह देते हैं, जेलुसिल देते हैं, एंटासिड देते हैं, और नहीं तो इनो पिलाने को बोलते हैं जो क्षार है। तो ये सब परमानेंट इलाज नहीं है। अगर हम पित्त को चिकित्सा के मतलब निदान के हिसाब से देखेंगे तो पित्त को हम लोग संप्राप्ति कैसे हो रही है वह जान के फिर हम चिकित्सा करेंगे तो वो ज्यादा सफल चिकित्सा होती है। आयुर्वेद जो है अम्ल पित्त की परमानेंट चिकित्सा करता है। अगर पित्त को सप्रेस करके रखा गया एंटासिड और ये प्रोटोन पंप इनिबिटर्स दवाइयों से, तो उससे क्या होगा, जो रेनेटिडिन होता है, रेंटेक, ऐसी ऐसी जो दवाइयां रहती है ना, वो क्या करती है, पित्त को सप्रेस करती है। और फिर बाद में हाइपर एसिडिटी बढ़ता है तो गॉल ब्लैडर स्टोन भी हो जाता है, पित्तज ग्रहणी आईबीएस हो जाता है, फिर क्रॉन्स डिजीज होता है, फिर गैस्ट्राइटिस होता है, फिर पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर। वो पित्त वहां के म्यूकोजल मेम्ब्रेन को ना इंजर्ड करता है। वो पित्त इतना ज्यादा मतलब बढ़ा हुआ रहता है, तो आगे बहुत सारी व्याधि होती है। लेकिन हमें ना हेतु का अगर हमने अभ्यास कर लिया तो हम लोग वो बीमारी से बच सकते हैं। और शरद ऋतुचर्या में बताया है कि क्या क्या ऋतुचर्या करें, आहार विहार में क्या चेंजेस करें, तो हमें वह अम्लपित्त का तकलीफ ही नहीं होगा। अब इसमें अम्लपित्त के दो प्रकार बताए हैं, ऊर्ध्वक और अधोक्रम अम्लपित्त बताया है।
और ऐसा बताया जाता है, अगर माधव निदान अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें ऐसा बोल रहे हैं, केवल हेतु आज पढ़ना है। हेतु में ऐसे बोल रहे हैं कि विरुद्धा दुष्टाम्ल पित्ता विदाहि पित्त प्रकोपा पानान्न भुजो विदग्धम पित्तम स्व हेतु पचितम पुरा यद अम्ल पित्तम प्रवदंति संतः। मतलब विरुद्ध अन्न का सेवन करना, जैसे दूध और मछली का सेवन करना, दूध और नॉनवेज का सेवन करना, दूध और अल्कोहल का सेवन करना, दूध और नमक का सेवन करना, ये विरुद्ध है। कबूतर के मांस को सरसों के तेल में पका के खाना, या फिर मिक्स फ्रूट सैलेड का सेवन करना, चाय के पहले पानी पीना या चाय पीने के बाद तुरंत पानी पीना, ये जो है ना ये सारा विरुद्ध है। उपक्रम ही विरुद्ध है, संयोग विरुद्ध है, देश विरुद्ध है, काल विरुद्ध है, बहुत सारे संपत्ति विरुद्ध है, मतलब अलग अलग तरह के विरुद्ध बताए हैं, तो वह उस तरह का सेवन करना। उसी तरह से दुष्ट मतलब खराब अन्न का सेवन करना, अम्ल पित्त बढ़ाने वाले जो खट्टे चीज हैं, जैसे विनेगर का सेवन करना, पिकल्स का सेवन करना, फिर कटु तिक्त रस, अम्ल कटु तिक्त रस का बहुत ज्यादा सेवन करना। इस मौसम में भी बहुत ज्यादा मिर्ची वाला चीज खाना, गरम मसाले खाना, डीप फ्राइड ऑयल में बनाया हुआ वह पदार्थ खाना, फिर अजीर्ण में भोजन करना, क्षार का सेवन करना, कटु रस का अति सेवन करना। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि ये सबसे क्या होता है, पित्त जो रहता है वह एक तो काल ऐसा आया है कि संचित पित्त जो है वो प्रकुपित अवस्था में आ गया है, तो उसमें और अम्ल पित्त वर्धक आहार विहार का सेवन किया तो और वो तकलीफ देगा, और बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। तो अम्ल पित्त इतना ज्यादा होता है कि वह व्याधि या तो नौशिया फीलिंग होगा, उल्टी आ सकती है बार बार, या फिर खाया पिया पचता नहीं है, और वो हेडेक कर सकता है, शीरशूल माइग्रेन का तकलीफ कर सकता है, बहुत सारे व्याधियां कर सकता है। तो इसीलिए हमें और जानना जरूरी है। इसी तरह से काश्यप संहिता में बताया है कि विरुद्धाद्याशना जीर्णा आमे आमे च पूर्णात् पिष्टानां पक्वानां मद्यानां गोरस्य च गुरुभविष्यन्ति भोज्यानां वेगानां धारणस्य च अत्युष्ण स्निग्ध रुक्षाम्ल द्रवाणाम् अति सेवनात् पाणितेक्षु विकाराणां कुलत्थानां च शीलनात् भृष्टधान्य पुलकानां पृथकानां तथैव च भुक्त्वा भुक्त्वा दिवा स्वप्न अति स्नानावगाहनात् अंतरोदक पाना च भुक्त पर्युषासनात्। इसमें बहुत सारा बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु में क्या होता है कि बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वनस्पतियां जो रहती हैं उसमें पानी का अंश बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि बारिश हुई रहती है, और वह हम लोग जब सेवन करते हैं मतलब फ्रूट्स के रूप में या सब्जियों के रूप में, धान्य के रूप में जब करते हैं सेवन, तो उससे क्या होता है कि अपने अग्नि जो है वह मंद हो जाता है, क्योंकि द्रव गुण बढ़ा हुआ रहता है पित्त का, अग्नि मंद हो जाता है, पित्त का संचय होने लगता है। जैसे ही सूर्य प्रकाश शुरू होता है मतलब शरद ऋतु में गर्मी बढ़ने लगती है। अभी आप लोग के उधर भी देख लेंगे तो मतलब पूरे उत्तर भारत में भी गर्मी पड़ना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा सूर्य की किरणें तेज पड़ रही हैं, और इसके वजह से अम्ल पित्त का तकलीफ हो रहा है, और ये नेचुरल फिनोमेना है प्रकृति का, और वो भी भारत के लिए, ये दूसरे देशों के लिए नहीं। भारत का पूरा एकदम जो क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं, सीजनल चेंजेस होते हैं, उसके हिसाब से आयुर्वेद को बहुत अच्छे से ऋषि मुनि लोगों ने बताया। अब ये ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं बोल सकते हम लोग, या फिर हम लोग अमेरिका में नहीं बोल सकते कि अभी शरद ऋतु आया है और पित्त का प्रकोप हो रहा है, क्योंकि वहां का सीजन अलग है, मतलब वहां का क्लाइमेट अलग है। हम ये जो भी है शरद ऋतु ये भारत में होता है, इसलिए भारत के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। उसी तरह से बता रहे हैं कि विरुद्धासन का सेवन करना, दुष्ट भोजन, खराब खाना खाना, फिर बहुत ज्यादा अम्ल और विदाह उत्पन्न करने वाले पदार्थों का खाना, एक ही तेल में समोसा जब पका पका के बनाया जाता है वह तेल को फेंका नहीं जाता है, और जरा जला हुआ तेल रहता है, काला काला तेल रहता है, उसमें जो मिठाई वाले जो रहते हैं वो समोसा बना रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं, एक ही चीज में, वह खाने के बाद ही बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी होने लगती है। उसी तरह से और भी पित्त प्रकोपक आहार अन्नपान का सेवन कर लिया तो पित्त विदग्ध हो जाता है, कच्चा पित्त होता है, और आम को उत्पन्न करता है, अग्नि को मंद करता है, और अम्लता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह खट्टा खट्टा शुक्त पाक होने की वजह से होने लगता है। और दूसरे आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि जो द्वितीय अवस्था पाक है, अम्ल अवस्था पाक विकृत हो जाती है, उसकी वजह से भी अम्ल पित्त जो है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अम्ल अवस्थापक विकृति होने का कारण है कि ग्रहणी का कला जो है वो पित्त धरा कला है, षष्ठी पित्त धरा कला, और वहां पे किसका इफेक्ट होता है, यह पित्त धरा कला सह मज्जा धरा कला, मज्जा धरा कला ही पित्त धरा कला है, पित्त धरा कला ही मज्जा धरा कला है। तो बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस रहेगा, बहुत ज्यादा चिंता रहेगा, काम क्रोध काम शोक भयाद वायु, इससे वायु प्रकोपित होता है, और क्रोधात पित्तम, बहुत ज्यादा क्रोध करेंगे तो विहारात्मक, अगर बहुत ज्यादा धारणीय वेगों को अगर रोका नहीं गया और बहुत ज्यादा क्रोध किया गया, भय में है, तो वो क्या होगा, मज्जा का इफेक्ट, मज्जा धरा गला दूषित होगा, और उसका इफेक्ट पित्त धरा गला पे होगा, और फिर अम्ल अवस्थापक विकृत हो जाएगा, और फिर वहां से पित्त का सिक्रेशन बहुत होगा। अब पित्त का सिक्रेशन कहाँ होता है, तो लीवर से होता है, यकृत से होता है, और वह गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है।
लीवर से भी होता है, फिर सकस सेंट्रिकस जो है वहां से होता है, फिर पैंक्रेटिक जूस होता है, फिर लीवर स्टमक का होता है, डिओडिनल में बहुत ज्यादा जूसेस रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं बहुत सारे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सीरम अमाइलेज, बहुत सारे ऐसे रहते हैं, आप लोगों ने सब मॉडर्न में पढ़ा हुआ है। तो यह जब बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है क्योंकि खाने पीने में बहुत ज्यादा पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन हो रहा है। विहार में ऐसा है कि रात्रि जागरण करना, फिर उसके बाद में दिन में सो जाना, ऐसे बहुत सारे कारण में आगे और इस पे विस्तार से, क्योंकि आज का विषय ही है कि हेतु क्या है। तो इसी तरह से जो सड़े हुए खाना खाए उसकी वजह से, विष युक्त खानों का मतलब जिसमें पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, यूरिया और बहुत सारे इंजेक्शन डाला हुआ है, ऑक्सीटोसिन वगैरह डाल के और फल फ्रूट बनाए गए हैं, या फिर अगर बायोटेक्नोलॉजी आ गया है तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, हाइब्रिड जो सब्जियां हैं और फ्रूट्स है उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होने के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा करे, और वह शरीर में जाके नुकसान करता है। केमिकली जो बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, वह शरीर को जरूर नुकसान करता है। इसी तरह से तिक्त और अम्ल रस का सेवन बहुत ज़्यादा करना, मसालेदार पदार्थ बहुत ज़्यादा खाना। अभी आजकल अगर लोग क्या करते हैं, पार्टीज वगैरह बहुत मनाते हैं, तो पार्टीज मनाने के टाइम पे बहुत ज्यादा गरम मसाला नॉनवेज में डाल के पीते हैं, और उसके बाद में मदिरा सेवन करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा अम्ल पित्त हो जाता है। इसी तरह से उसकी वजह से अति उष्ण सेवन करना, अति स्निग्ध तेल में बनाए हुए डीप फ्राइड बहुत सारा चीज खाना, अति मात्रा में खाना, फिर अति रुक्ष सेवन करना, अति द्रव सेवन करना, बहुत ज्यादा लिक्विड सूप और जूस बहुत ज्यादा मात्रा में लेना, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा लेना, यह सब अम्ल पित्त करता है। इसी तरह से पिष्टमय पदार्थ मतलब मैदा के बनाए हुए पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, पिज्जा बर्गर वगैरह जो है वह बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेना। फिर गुरु पदार्थ खाना मतलब जो अग्नि को उपहत करे, ऐसे हैवी डाइट कर लेना, सुबह भी हैवी करना, दोपहर को भी करना, रात को भी करना, बहुत ज्यादा हैवी डाइट करना। फिर अभिसंधि पदार्थ का सेवन करना, जैसे दही का सेवन रात को भी करना जो कि वर्ज्य है। फिर उसके बाद में मिक्स फ्रूट सैलेड, भैंस का दूध अति मात्रा में लेना, फिर नमक का सेवन करना, ये सारे अभिसंध करने वाले हैं। फिर उसी तरह से मिल्क शेक लेना, मतलब केला को मिक्सी में घुमा दिया दूध डाल के और फ्रूट का मिल्क शेक पीना, यह सब क्या है, अभिसंधि पदार्थ, ये स्त्रोतस को अवरुद्ध कर देते हैं और शरीर में बहुत पानी 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 क्लेद कर देते हैं, मतलब वहां उजिंग करते हैं बहुत ज्यादा। तो यह अभिसंधि पदार्थ होते हैं और इनका सेवन अति मात्रा में करना यह पित्त को दूषित करते हैं और पित्त की अम्लता को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। उसी तरह से जो फाणित होता है दूध, जब हम लोग गुड़ बना रहे होते हैं तो गन्ने का रस को बॉईल करते हैं, बॉईल करते करते जो ऊपर का झाग होता है उसको इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उत्तर भारत में उसको मैली बोलते हैं, और मराठी में उसको काकवी बोलते हैं, संस्कृत में उसको फाणित बोलते हैं। बहुत मीठा होता है, उसका सेवन बहुत ज्यादा करना, तो वह इतना ज्यादा मीठा होता है, वह जाके और अभिसंधि होता है, स्त्रोतोरोध करता है और पित्त को बढ़ा देता है। खाने में टेस्टी होता है लेकिन वो हाइपर एसिडिटी बढ़ाने का कारण होता है। फिर पुदीना का सेवन बहुत ज्यादा करना, जो पुदीना है चटनी के रूप में थोड़ा ही करना चाहिए, जो लोग पुदीना बहुत ज्यादा खाते हैं उनको हाइपर एसिडिटी होने लगती है। फिर जो ये धान्य है वो बहुत ज्यादा भुन भुन के खाना, तेल वगैरह मसाला डाल के जो सूखे धान्य है उसका सेवन करना, जैसे चना है उसको बहुत ज्यादा भुन के तेल मिर्ची मसाला गरम मसाला डाल के उसका चनों का सेवन करना, अलग ऐसे ऐसे अलग अलग पदार्थों का सेवन करना जिसमें गरम मसाले बहुत ज्यादा डाले। फिर नया जो मद्य है उसका सेवन करना, जो ये बछड़ा होने के बाद जो गाय गाय रहती है ना, वह पहले 7-8 दिन बहुत ऐसे फ्रेश जो दूध देती है, तो वो जो दूध रहता है वो अभिसंधि रहता है, वह मनुष्यों को नहीं पीना चाहिए। स्टार्टिंग का खाने में टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अल्प मात्रा में खाना चाहिए, उस हिसाब से खाना चाहिए कि अग्नि को उपहत न करे। जो लोग वो बछड़ा देने के बाद जो गाय का दूध जो पीते हैं वह अभिसंधि रहता है, वह ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो वह स्त्रोतोरोध करके अम्ल पित्त कर देता है। और उसके बाद में शुद्ध धान्य बहुत सारे खाना, फर्मेंटेड चीजें बहुत ज्यादा खाना। फिर उसके बाद में ब्रेड बिस्किट इडली डोसा इसका सेवन ज्यादा करना, चाइनीज फूड आइटम जिसमें बेकिंग सोडा वगैरह डाला है वह चीजों का सेवन बहुत ज्यादा करना। फिर मल मूत्र के वेगों को धारण करना, यह भी पित्त का प्रकोप का हेतु हो सकता है। फिर अध्ययन करना, उपवास करना, अभी लोग जो जिनकी कैपेसिटी है वो लोग ठीक है वो लोग कर सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी नहीं है और नवरात्रि में 9 दिन भूखे रह रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे, तो उनको हाइपर, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो बिगड़ रहा है। हर इंसान में 10 से 2 के बीच में पित्त का काल होता है, उसमें पित्त बहुत सिक्रेट हो रहा है, और आपने खाना नहीं खाया, एक बार एक स्टेज ऐसी आती है कि आम का पचन हो जाता है, भूख लगने लगती है, और आपने शुद्धावेग को रोक के रखा, तो उससे क्या होगा, पित्त इतना सिक्रेट होने लगता है कि अम्ल पित्त का तकलीफ होता है। इसी तरह से रात को भी
आप लोग सूर्योदय के पहले खा लीजिए, लेकिन पेट में अन्न रहना चाहिए। अगर आपने खाना नहीं खाया तो पित्त बहुत बढ़ जाता है। उसी मतलब रात को कुछ तो ले लेना चाहिए, दूध वगैरह कुछ लिक्विड तो ले लेना चाहिए, नहीं तो सुबह से रात को भी नहीं खाए तो वो और हाइपर एसिडिटी करता है। इसी तरह से खाना खाने के बाद तुरंत ही सो जाना। आयुर्वेद बोलता है कि खाना खाने के बाद 100 कदम चलना चाहिए, शत पावली करके, और फिर वाम कुक्षी करके फिर सोना चाहिए। और दिन में तो वाम कुक्षी होना ही चाहिए, कम से कम 15 मिनट आधा घंटा लेटना चाहिए। खाना खा के तुरंत ही भागना नहीं है काम पे, या कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है खाना खा के। यह सब अम्ल पित्त को बढ़ा देता है। एक ना केस मैं बताता हूँ, जब मैं बीएमएस कर रहा था तो मैं इंटर्नशिप में था। तो एक ना मेरा एक क्लासमेट था, लेकिन दूसरे कॉलेज का था। पुणे में 7 कॉलेजेस हैं, तिलक आयुर्वेद कॉलेज, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, फिर भारती विद्यापीठ उसका आयुर्वेद कॉलेज, फिर हड़पसर का सुमति भाई आयुर्वेद कॉलेज, वाघोली का आयुर्वेद कॉलेज, अकुर्डी का आयुर्वेद कॉलेज, डीवाई पाटिल का आयुर्वेद कॉलेज, ऐसे टोटल 7 कॉलेज हैं। तो दूसरे कॉलेज का एक मेरा दोस्त था, उसने क्या किया कि एग्जाम पीरियड था, तो इंटर्नशिप के पहले की बात है, एग्जाम पीरियड था, तो रात्रि जागरण करना सबका शौक रहता है। हम लोगों को हमारे गुरुजी ने सिखाया है कि कभी भी पढ़ाई करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, रात को जल्दी सो जाओ और ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि जागरण नहीं करना है। लेकिन सब लोग का अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है, तो रात रात भर पढ़ने का, तो उससे क्या हुआ, उसको स्ट्रेस की वजह से और रात्रि जागरण की वजह से हाइपर एसिडिटी। और उस टाइम पे जो मेरे दूसरे क्लासमेट वगैरह थे, उनको बीड़ी सिगरेट पी के और थोड़ा सा एक पैक दारू पी के फिर पढ़ने में बहुत जोश आता था। मतलब शौक भी पूरा करना है और रात्रि जागरण भी करना है। इससे उसको हाइपर एसिडिटी हुआ। हाइपर एसिडिटी हुआ तो उसने क्या किया, आधा ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो है नहीं, उसने एक सूट शेखर रस खाया। एक सूट शेखर रस खाया ना, तो उसको वो कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसे करते हुए उसने 20 सूट शेखर रस खा लिया, कुछ 4-5 घंटे में ही खा लिया, और पढ़ाई कर रहा था। तो वो सूट शेखर रस है, उसमें धतूरा का बीज है। उसमें बोला व्योश उन्मत बीजम च, श्लोक में बताया, उसमें धतूरा के बीज के रस की भावना है सूट शेखर रस में। इतना मात्रा में अगर धतूरा का बीज खाएगा कोई, तो वो क्या होगा, वो विष द्रव्य है ना, ज्यादा मात्रा में तो नहीं खाना चाहिए। तो उसकी रक्त वाहिनी, उसको ना यहाँ बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होने लगा, उसको फिर एडमिट किया गया, देखा गया तो उसको हिमरेज हो गया था, रक्त वाहिनी फट गई थी इतना ज्यादा सूट से। फिर उसको स्टमक वॉश करके पूरा ऐसे किया गया, सब ट्रीटमेंट किया गया। अगर उसको 1 घंटा लेट लेके जाते तो मर जाता। मतलब अपने आयुर्वेद की दवाइयों का भी साइड इफेक्ट होता है। और अम्ल पित्त में उसने इतना ज्यादा मात्रा में 20 सूट शेखर रस खाया, तो ये तो बहुत ज्यादा गलत है। ये सब जो है ना गलत सलत दवाइयों का भी सेवन है। जैसे लोग ना पेन किलर्स खाते हैं बहुत ज्यादा, एलोपैथी का नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, कॉम्बीफ्लेम कंटिन्यू खाते रहते हैं। उनको थोड़ा भी दर्द हो रहा है कॉम्बीफ्लेम खा लो, थोड़ा भी फीवर आया है, नहीं भी फीवर आया है तो पैरासिटामोल खा लो, क्रोसिन खा लो, ब्रूफेन खा लो। ये सारे जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं ना, इसका सेवन करने के बाद हर इंसान को ना पित्त बहुत ज्यादा बढ़ता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है। और इसीलिए वो लोग एंटासिड देते हैं, जेलोसेल या रेंटेक, ऐसी दवाइयां देते हैं कि वह पित्त को सप्रेस करके रखे। लेकिन पित्त का सिक्रीशन तो होता ही है, ये केमिकल ड्रग्स है। यह भी एक हेतु है आज के जमाने में। हायर एंटीबायोटिक्स का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में किया, या एलोपैथी के और दूसरे केमिकल्स का जो ड्रग्स हैं उनका सेवन कर दिया, तो वह भी अम्ल पित्त का एक हेतु माना जाता है। इसी तरह से केमोथेरेपी की जाती है, रेडियोथेरेपी की जाती है, उसके वजह से भी बहुत ज्यादा पित्त बढ़ जाता है। यह आप लोगों के अनुभव में आया है, यह भी हेतु में आते हैं। इसी तरह से जो खमन और ढोकला वगैरह का सेवन, जो फर्मेंटेड फूड आइटम है उसका सेवन बहुत ज्यादा करना, खट्टा जो दही है उसका सेवन करना, खट्टा तक्र का सेवन बहुत ज्यादा करना, कांजी का सेवन करना, शुष्क शाक का सेवन करना, ये सब अम्ल पित्त का हेतु रहता है। और मल मूत्र का धारण करना, अध्यशन बहुत ज्यादा करना, फिर खाना खाने के बाद सोना, फिर गर्म पानी में बार बार स्नान करना। गर्म पानी में स्नान नहीं करना चाहिए शरद ऋतु में, इस समय ठंडा पानी से स्नान करना चाहिए क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। और गर्म पानी में बैठ के रहना, अवगाहन करना, टब बात करना, उसमें गर्म पानी में बैठे रहना। और खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा पानी पीना, खाना खाते खाते बहुत ज्यादा पानी पीना, बासी खाना खाना, सड़ा गला खाना खाना, ये सारे पित्त प्रकोप के कारण होते हैं। अम्ल पित्त में पित्त का द्रव गुण बढ़ जाता है, कभी कभी अम्लता बढ़ जाती है, कभी कभी उष्णता बढ़ती है, कभी कभी तीक्ष्णता बढ़ जाती है। और अभिसंधि पदार्थ, विदाही पदार्थ, यह सब शरीर को नुकसान देते हैं। शरीर का जो इक्विलिब्रियम है, पित्त दोष का जो पीएच लेवल है, वो एक बैलेंस स्टेज में ही रहना चाहिए। और जब आपको हाइपर एसिडिटी और आम बहुत ज्यादा है तो लंघन करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। इसी तरह से मैंने कुछ और रिसर्च किया है कि मैंने वो नोट्स के रूप में बनाया है नोटबुक में।
तो आजकल क्या हो रहा है कि अन्न व स्रोत से संबंधित बहुत सारी व्याधियां हो रही हैं, क्योंकि आजकल का जमाना बदल गया है, जीवन शैली बदल गई है। लोग ना टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं, तो इसलिए व्हाट्सअप रहना जरूरी है, फेसबुक रहना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम रहना बहुत जरूरी है। फिर अभी टिकटॉक आया था चाइना का, तो वो तो मोदी जी ने बैन कर दिया है। टिकटॉक आया था, ऐसे बहुत सारे जो ऐप हैं उनका दिन रात मोबाइल पे चिपके रहना, या फिर ऑनलाइन पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ओवर जो हो रहा है। मतलब ये सब क्या है कि जागरण होना, बैठे रहना, कुछ काम न करना, यह सब क्या हो रहा है, जीवन शैली बदल गई है। और पहले के ज़माने में हम लोग को याद है कि हम लोग को मम्मी पापा घर से बाहर निकाल देते थे शाम को कि खेल के आना है। आजकल मतलब आउटडोर गेम्स है ही नहीं, कोरोना का टाइम है, तो सब इंडोर गेम्स में ही रहना, या फिर कंप्यूटर में कंप्यूटर गेम्स खेलते रहना। ये सबसे क्या होता है, पित्त प्रकोपित हो जाता है। और दूसरा क्या है कि आजकल जो डॉक्टर्स लोगों ने, मतलब मॉडर्न डॉक्टर्स लोगों ने जो खान पान का जो ये बना दिया है, हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, ये डाइट चाहिए, बॉर्नविटा चाहिए, हॉर्लिक्स चाहिए, ये सब जो मतलब अग्नि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि आयुर्वेद के साथ अग्नि पे ध्यान देता है। अग्नि को अच्छा रहे, भूख लगने पे खाना खाना चाहिए। वो लोग बोलते हैं कि आप दिन भर खाते रहिए और हाई कैलोरीज वाला प्रोटीन डाइट करिए, कार्बोहाइड्रेट वाला खाइए। तो इस सब से क्या होता है कि पित्त जो रहता है वो प्रकोपित हो जाता है, पित्त पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है ये सब हाई प्रोटीन चीजें खाने के लिए। इसी तरह से आजकल का काम का स्वरूप भी बहुत बदल गया है। कभी कभी क्या होता है कि जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, बीपीओ में काम करते हैं, उनको रात्रि का शिफ्ट रहता है, क्योंकि सारे बीपीओ के ऑफिस या फिर जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, इन्फोसिस हो गया, फिर टेक महिंद्रा हो गया, फिर विप्रो हो गया, ये सब के जो ऑफिसेज हैं, या आईबीएम हो गया, ये सब के ऑफिसेज जो है वो बाहर है दूसरे देश में, तो उनके हिसाब से यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को काम करना पड़ता है। तो रात्रि जागरण तो होगा ही उनका, फिर बीपी शूट अप कर देता है, फिर दिन में सोते हैं, दिन में कैसे भी और दिवा स्वाप तो वर्ज्य बोला है, रात्रि जागरण वर्ज्य बोला है। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो पूरा तरह से बिगड़ जाता है, इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि वो उन लोगों को एलोपैथी की दवाइयाँ, मतलब आयुर्वेद में तो धीरे धीरे काम करते हैं और आयुर्वेद में परहेज होते हैं, तो वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि एलोपैथी का कहें। एलोपैथी का तो वो क्योर नहीं करेगा, वो ये भी नहीं बोलेगा कि आप कोई परहेज पालिए, ये मत खाइए, वो मत खाइए। उसके बाद में बहुत दिन के बाद उनको फिर पेप्टिक अल्सर, आईबीएस होता है, क्रॉन्स डिजीज होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, फिर पाइल्स होता है, बहुत सारे ऐसे बीमारियां हो जाती है, बाद में वो आयुर्वेद के पास आते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमें ये देखना चाहिए कि ये सब हेतु क्या है, हेतु निकालना बहुत जरूरी होता है। फिर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है कि सपने में छोटे छोटे बच्चे जो हैं, 2 साल 3 साल के बच्चे, उनको स्ट्रेस है आज के जमाने में। वो लोग बोलते हैं हम बहुत टेंशन में हैं, छोटे बच्चे। हम लोग के जमाने में ऐसा होता था कि 5 साल तक कोई टेंशन नहीं था बच्चों को, और मस्त खेलते कूदते थे, और बाद में फिर नर्सरी में एडमिशन होता था, फिर उसके बाद में मतलब नर्सरी मतलब एलकेजी होता था, फिर यूकेजी, फिर फर्स्ट। आजकल क्या प्ले ग्रुप में ही इतना सारा ये हो गया, और कंपटीशन हो गया है कि इनका बच्चा यहाँ इसी स्कूल में पढ़ रहा है, इनका बच्चा कंप्यूटर पढ़ रहा है, इनका बच्चा को मोबाइल चलाने आता है, इनके बच्चे को लैपटॉप चलाने आता है, तो हमारा बच्चा भी करेगी। कंपटीशन जो है ना, वो कंपटीशन से जिंदगी और बचपना तो खो ही रहे। ये जो कंपटीशन है, ये क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल चेंज हो गया पूरा, तो इसकी वजह से अम्ल पित्त जो है वो छोटे बच्चों में भी पाया जा रहा है, उनका डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। बड़े युवावस्था में तो रहता है, वृद्धावस्था में भी रहता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा। और क्या है, कोरोना ने तो और बर्बाद कर दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, कोई किसी के घर ना आता है ना जाता है, और फिर इंसान बैठे 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 स्ट्रेस में रहता है, दिन भर मोबाइल पे खेलता रहता है। एक मैसेज भी भेजा और उसका रिप्लाई नहीं आया तो टेंशन आ जाता है कि अरे मैंने उसको मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया। या तो अहंकार रहेगा कि मैंने उसको मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया, या फिर ये रहेगा कि उसने पता नहीं क्या सोचा होगा। ये एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं कि स्ट्रेस की रिप्लाई आना ही चाहिए, ये अपेक्षा रहती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब इस पर अम्ल पित्त के उस पे बहुत सारे ग्रंथ, जैसे माधव निदान वगैरह ग्रंथों ने ये बहुत अच्छे से विस्तार से बताया। माधव निदान में ऐसा बताया है कि अम्लम विदग्धम यत पित्तम तत् अम्ल पित्तम, जो पित्त रहता है वो विदग्ध होता है, कच्चा कच्चा खराब हो जाता है, विकृत हो जाता है, और उसमें अम्लता आ जाती है। तो यह जो एक व्याधि का स्वरूप ले लेता है, दोष दुष्य समूर्छना होके। और दोष दुष्य समूर्छना क्या है, दुष्य क्या है तो इसमें यह है रक्त धातु ही रहता है, और दोष क्या है तो पित्त है, वो रक्त धातु को भी दूषित करता है, तो रक्त पित्त की तरफ व्याधि जा सकती है। या फिर अन्न व स्रोत को दूषित कर रहा है तो वहां पे अम्ल पित्त व्याधि हो जा रही है।
तो इन्होंने ऐसा बताया। इसी तरह से निदान विषय प्रतिपादन करने के टाइम पे जब ये माधवकार जी हैं वो निदान पंचक से बता रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि विरुद्ध दुष्टाम्ल विदाही पित्तम, मतलब विरुद्ध अन्न का सेवन करना, दुष्ट खराब खाना खाना, खट्टे चीज ज्यादा खाना, विदाह करने वाले पदार्थों का सेवन करना, जैसे बहुत ज्यादा लाल रेड चिल्ली डाल के खाना खाना, और वो भी शरद ऋतु में जो पित्त का प्रकोप का काल है, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा लाल मिर्ची गरम मसाले खाना, गरम गरम खाना। तो विदाही पित्तम प्रकोपी माँ अन्न भुजो विदग्धम, इससे अन्न जो रहता है वो विदग्ध हो जाता है, सामता उत्पन्न हो जाती है, अन्न का पाचन नहीं हो पाता, सारकेट विभाजन नहीं होता, और वो खाना जो है वो अंदर ही अंदर पेट में वो एसिडिक हो जाता है, और फिर कुछ भी खाया पिया ना, द्रव गुण भी बढ़ता है, उष्णता भी बढ़ती है, तीक्ष्णता भी बढ़ती है, अम्लता भी बढ़ती है, तो थोड़ा पानी भी पिया तो हाइपर एसिडिटी होता है, पेशेंट बहुत परेशान रहता है। अगर उस पे उसने इग्नोर किया तो सर पे चढ़ जाता है और बहुत ज्यादा शिराशूल होने लगता है, पेट भी साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की तो परंपरा ही बंद हो गई है, आजकल लोग लेट ही उठते हैं। ये तो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से अम्लपित्त ये व्याधि बढ़ रहा है। इसी तरह से अम्लपित्त के अगर हम लोग कारण देखते हैं तो हमें ना अलग 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 ग्रंथों में अलग अलग ऐसे संकलन मिलते हैं कि आहार विहार में कुछ गड़बड़ हो गया इसीलिए अम्लपित्त हो रहा है। तो चिकित्सा करना है तो निदान परिवर्जन कर दिया, दिनचर्या अच्छा कर दिया, ऋतुचर्या अच्छा कर दिया, रात्रिचर्या अच्छा कर दिया, पेशेंट ना केवल निदान परिवर्जन से भी बहुत सारे रिकवर हो जाते हैं। और अभी आप लोगों को पता है कि एक कोजागरी पूर्णिमा आएगी, शरद पूर्णिमा जो रहती है, उस पूर्णिमा में गाय का दूध और चावल इससे खीर बना के चंद्रमा के उधर मतलब चांदनी रात में लोग बैठ के वो सेवन करते हैं, तो उससे पित्त कम हो जाता है। और दूसरा चिकित्सा में विरेचन दिया जाता है, रक्त मोक्षण कराया जाता है, कैसे भी पित्त जो बढ़ा हुआ है उसको निकाल के पित्त को बैलेंस करना है, विकृत पित्त को हमें बैलेंस करना है, नॉर्मल पित्त को नहीं। नॉर्मल पित्त तो शरीर में चाहिए, अगर आपने पित्त को ही पूरा ये कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, अग्नि को मंद कर दिया तो इंसान मर ही जाएगा। शांतो अग्नि म्रियते जीवत्यान नाम ऐसे बोलते हैं, अग्नि शांत नहीं होना चाहिए, अग्नि रहना चाहिए, हमें केवल विकृत पित्त को निकालना है। तो इसमें कुछ मैं हेतु बताता हूँ जो मैंने कंपाइल किया है। तो आहार्य हेतु अगर हम लोग देखेंगे तो जो अम्ल पित्त के आहार्य हेतु हैं वो मैं एक एक चीज बताता हूँ, आप लोग सोचिएगा, इस पे और गौर करेगा, और ऐसे ही यही पैरामीटर से और भी हेतु आप लोग भी निकालिएगा। तो उषापान, आजकल क्या है ना कि नेचुरोपैथी जो है उसने ऐसा बोला है कि सुबह उठते उठते आपको ना बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, 1 लीटर पानी पी लिए उठते उठते, और सुबह आपका स्टमक वॉश होना चाहिए, जैसे पेट में ना बाथरूम है कि आप पानी डालिए और वो पूरा पेट साफ कर देगा। ये जब गलत चीज है, क्योंकि पानी को भी अग्नि की प्रक्रिया होके ही पचना पड़ता है। हम कोई भी चीज खा रहे हैं भाव पदार्थ, उसको पचने के लिए अग्नि अच्छा चाहिए, और पानी से आप अग्नि को मंद कर रहे हैं। तो यह उषा पान जो है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग डोज रहता है, और उसका नियम है कि घूम फिर के आए, और मतलब उषा पान करें, फिर उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करें, घूम फिर के आए। अगर वो घूम फिर के नहीं आ रहे हैं, प्राणायाम वगैरह नहीं कर रहे हैं, फिजिकल वर्क नहीं, और खूब पानी पी रहे हैं, खूब पानी पी रहे हैं सुबह उठते उठते, तो यह अम्ल पित्त का एक हेतु रहता है। उसी तरह और उसको उनको बाद में प्रतिशय भी, पीनस भी होता है, शिरोगौरव, शिरशूल, अम्ल पित्त तो रहता ही रहता है। बहुत सारे पेशेंट को हमने केवल सुबह उठने के बाद पानी पीना बंद कर दिया तो उनका अम्ल पित्त अपने आप ठीक हो गया, उनको फिर एलोपैथी की दवाई नहीं पड़ी। यह मतलब एक हेतु पाया गया है। उसी तरह से पिष्टान्न सेवन, जैसे चाय के साथ बिस्किट का खाना, लोग 4-5 बजता है ना तो चाय बिस्किट खाते ही खाते हैं, यह पिष्ट अन्न है। इससे हाइपर, क्योंकि वो जो बनाया जाता है, बिस्किट बनाया जाता है, वो इस तरह से बनाया जाता है, वो एक तरह से आम उत्पन्न करने वाला चीज है। फिर टोस्ट का सेवन करना, फिर केक का सेवन करना, क्रीम रोल्स का सेवन ज्यादा मात्रा में करना। अग्नि वीक है और वो ज्यादा मात्रा में खाया जा रहा है, केक्स भी पचाने में कितना हैवी रहता है, उसका सेवन ज्यादा करना। इसी तरह से पर्युषित तान खाना, बासी खाना खाना, इसका मतलब है कि सुबह लोग क्या करते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़े, रात का ही जो फ्रिज में रखा है उसको माइक्रोवेव में गर्म करके और उसको पका के कैसे भी टेस्टी टेस्टी बना के, देखने में भी अच्छा, उसको टेस्टी बना के मसाले वगैरह डाल के और उसको दे दिया जाता है। तो इसके वजह से अम्लपित्त होता है। या बासी रोटी, रात का बचा हुआ रात का रोटी दिन का हम खा सकते हैं क्योंकि अग्नि रहता है, अच्छा रहता है, और दिन का मतलब हालचाल रहती है। ऐसे तो सुबह का शाम तक भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोई मजबूरी है तो खा सकते हैं। लेकिन रात वाला खाया और वह दिन में खाया, रात को बनाया हुआ बासी जो रोटी है वह खाया तो वह अम्ल पित्त करता है। फिर खट्टा दाल का सेवन करना। फिर लोग जो चावल होता है, चावल को क्या करते हैं कि चावल बच गया है तो उसमें मसाला वसाला डाल के तेल से फ्राई करके
बहुत ज़्यादा तेल डाल के और वो खाने को देते हैं। तो जो छौंक लगा के जो चावल होता है बासी चावल, उसका सेवन करने से भी अम्ल पित्त होता है। ये आप लोग देखिए परिशुद्ध तान। और ऐसा बताया कि जो परिशुद्ध सड़ा गला खाना अगर जो लोग कंटिन्यू खाते हैं, वो नपुंसकता, क्लेब्यता आती है उनको, इनफर्टिलिटी आती है। और हम लोग जब चिकित्सा करते हैं ना, तो पेशेंट को बोलते हैं हम लोग कि आप ना ताजा ताजा खाना खाइए, गरम गरम खाना खाइए, मतलब बासी खाना मत खाइए। और फ्रिज का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। और जो ठंडा खाना है वो है बिल्कुल नहीं, फ्रेश बना के थोड़ा ही खाइए, लेकिन फ्रेश खाइए। और ये जितना पॉसिबल है उतना हमके बोलना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, लेकिन रात का बासी और सड़ा गला मत खाइए खाना। उसमें आप पैसा बचाएंगे और बाद में डॉक्टर को देना पड़ेगा। तो क्या मतलब सेविंग क्या हुआ? उससे अच्छा ना खाएं या फिर कम बनाएं। और दूसरा बात बोल रहे हैं कि जूठा खाना खाना क्या होता है कि भारत की स्त्रियां जो है बहुत महान है, बहुत ग्रेट है। वो पति परमेश्वर होता है। पति का छोड़ा हुआ खाना खाना, ये परंपरा से आ रहा है कि पति का बच्चों का छोड़ा हुआ खाना खाना, जूठा अन्न खाना। तो ये सब क्या होता है कि ये फ्रेश खाना नहीं है। उसका मतलब वो हाथ से ऐसे सान दिया, मतलब मिक्स कर दिया और वो खाया। तो यह जूठा खाना खाना है, यह गृहिणी की दृष्टि करता है। आजकल क्या होता है कि केक जो रहता है वह एक ने केक का खाया, उसके बाद में वही केक दूसरे ने खाया, फिर तीसरे ने खाया, तो एक दूसरे का जो सलाइवा जाता है, मतलब ऐसे घिन वाली बात नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है, इससे पित्तज ग्रहणी होता है और एक तरह से विष जा रहा है दूसरे का जूठा खाना। हमारे सर बोलते हैं कि आप लोग ना क्या करिए कि अपना खाना अलग खाइए, भाई बहन भी हो, माता पिता भी हो, उनका भी जूठा मत खाइए, बिल्कुल भी जूठा नहीं खाना चाहिए, पति पत्नी का भी जूठा नहीं करना चाहिए। अपना खाना खा के और जूठा छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अन्नम ब्रह्ममयम, अन्न जो ब्रह्ममय है, क्योंकि वो हमें जिंदगी देता है, ईश्वर तुल्य है। और अन्न को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, अन्न की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। परियुषित खाना, जूठा खाना, ये सब पित्तज ग्रहणी का मुख्य कारण होता है। जूठा खाना कोई भी नहीं खाएगा, ऐसा प्रॉमिस करिए। और आयुष दर्पण के लोग तो प्रॉमिस करना ही चाहिए, ना आप खाएंगे और ना प्रमोट करेंगे किसी को कि जूठा खाना खाओ, जूठा केक खाओ, ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। शुद्धि रखना बहुत जरूरी है। उसी तरह से बहुत खट्टा चीज खाना, अम्ल विपाकी या जो ये ब्रेड सैंडविच वगैरह, ये जो फर्मेंटेड चीजें रहती है पेट में जाके खट्टी बन जाती है, वो अम्ल पित्त बहुत ज्यादा करती है। फिर उसके बाद में इडली डोसा बहुत ज्यादा खाना, वो भी फर्मेंटेड चीजें। उत्तप्पा खाना, फिर वड़ा पाव। यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र में वड़ा पाव खाया जाता है, तो वो उसमें ना बहुत ज्यादा लहसुन डाला जाता है वड़ा में, और पाव के साथ खाया जाता है। एक दो ठीक है, जिसको साथ में ठीक है, जिसका अग्नि मंद है और वह वड़ा पाव बहुत ज्यादा खाए। एक तो मेरे पास एक हामिद भाई आए थे मुस्लिम, वो इतने मोटे थे, कम से कम 350 किलो के थे। उनका पेट ऐसे ऐसे निकला हुआ था ऐसे। और वह ना ऐसे चाय रखते थे, उसमें चाय कप ऐसे रखते थे पेट पे और पीते थे। और उनको इतनी भूख लगती थी, इतनी भूख, जो मेदस्वी लोग बोले हैं ना, तो वो एक बार में 3 डजन वड़ा पाव खा लेते थे। 3 डजन एक बार में, उनको इतनी भूख लगती थी। और उसके बाद में फिर भूख लगती थी, फिर भूख लगती थी। तो उनको क्या बीमारी था, एक तो मोटापा था, बीपी बढ़ा हुआ था और अम्ल पित्त था। क्योंकि इतना ज्यादा वड़ा पाव खाना, वो भी फर्मेंट करके बनाया जाता है, पूरा बेक करके बनाया जाता है, ये सब चीज नहीं खाना चाहिए। जो और वो भी थोड़ा खाए तो ठीक है, अगर खाने का मन करे कभी तो खाए ठीक है, लेकिन रोज रोज खाए। फिर होटल का खाना खाना, होटल का खाना में क्या होता है कि दिखाने के लिए वो मतलब बहुत टेस्टी बना के देते हैं, मसाले वसाले डालते हैं। बहुत सारे होटल वाले क्या करते हैं कि जो सब्जियां फेंकने लायक रहती है वो लेके जाते हैं सस्ते में। 5 स्टार होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जो रेस्टोरेंट वगैरह, वो सड़ा गला सब्जी को अच्छा बना के और फिर वो प्रेजेंट अच्छा कर देते हैं और खिला देते हैं। तो होटल का खाना खाने के बाद वो पछता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, घर का खाना है, माता जी का खाना, अपनी वाइफ का खाना, वो कितना प्यार से बनाया हुआ रहता है। और जो लंगर का खाना रहता है सिख लोगों का, वो कितना अच्छा रहता है। प्रसाद का खाना कितना अच्छा रहता है, सुपाच्य रहता है और उससे मन आह्लादित होता है। लेकिन यही होटल में जाएंगे तो वो एक तो बिजनेस पर्पज से बनाया जाता है, और वो भी वह चीज नहीं रहती, आत्मीयता नहीं रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइपर एसिडिटी होता है, इसका ध्यान रखिए। फिर ग्रुप आहार का सेवन करना, अग्निबल अच्छा नहीं है। सुबह का टाइम हो गया है कि खाना बन गया है, टेस्टी खाना बन गया है, भूख लगी नहीं है, रस शेषा जीर्ण हुआ है, रात का खाना पचा ही नहीं है, रात्रि जागरण करते रहे, रात भर मूवी देखते रहे और उसके बाद में सोए नहीं, और रात भर जागरण करने के बाद या लैपटॉप पे बैठे रहे या मोबाइल में चैटिंग करते बैठे रात भर, और सुबह उठने के बाद टाइम हो गया इसलिए खाना ही है जबरदस्ती, और ऊपर से और डाल के खाना खाए, मतलब किसी ने, माता जी ने या वाइफ ने जबरदस्ती कर दिया कि खाना ही है। तो ये गुरु पदार्थ का खाना खाना। या फिर लोग क्या करते हैं कि बुद्धि बढ़ाना इसलिए काजू एक एक मुट्ठी खाते हैं, वह सब क्या करता है, ड्राई फ्रूट्स भी अग्नि को मंद करता है। बादाम भी बहुत ज्यादा खाना, बादाम 1 या 2 खाए तो ठीक है।
जितना अग्नि है उसी हिसाब से खाना चाहिए। फिर सूखा मेवा बहुत ज्यादा खाना। फिर नाश्ता में जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो डेली अंडा खाते हैं। फिर दूध का पदार्थ का सेवन रोज करना, पनीर का सेवन रोज करना। फिर इसी तरह से मतलब दही का सेवन अति मात्रा में रोज करना। ये सब क्या करते हैं, अम्ल पित्त बढ़ा देता है। फिर अति उष्ण तीक्ष्ण, जैसे गरम गरम चाय, बार बार चाय पीना। जैसे चेन स्मोकर रहते हैं ना, वैसे चाय पीने के भी लोग आदी रहते हैं, उनको हर 5-10 मिनट में या आधे घंटे में चाय चाहिए। कॉफी बहुत चाहिए, और कड़क चाय जो रहता है जिसमें चाय पत्ती ज्यादा डाल के ले, वह सबको हाइपर एसिडिटी रहती है, और वो बार बार पीना। कॉफी पीने पीजिए, एक बार 2 बार ठीक है, लेकिन दिन भर चाय और कॉफी पी रहे हैं, यह बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी करता है। फिर उसके बाद में पित्त प्रकोपक आहार है, तो मेथी का सेवन बहुत ज्यादा करना। जो अरहर का दाल है, तूर दाल जो बोलते हैं, उसका सेवन ज्यादा करना। कुल्थी जो है, जिसको मराठी में हुलगा बोलते हैं, कुल्थी, और उसको हॉर्स ग्राम बोलते हैं, घोड़ों को खिलाया जाता है, वह चीज का सेवन ज्यादा मात्रा में करना। इसी तरह से ये ऐसे पदार्थों का बार बार सेवन करना, अति सर्वत्र वर्जित, बहुत ज्यादा सेवन करना। फिर खाना खाने में इमली बहुत ज्यादा होना। जो कोस्टल एरिया है जहाँ पर जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कोस्टल एरिया में वहाँ पे क्या होता है कि पानी जो रहता है वो क्षारीय रहता है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें अगर हम लोग खट्टा चीज़ खाते हैं, जैसे इमली खाया, नींबू खाया, विनेगर खाया, तो ठीक है, क्योंकि क्षारीयता बहुत ज़्यादा रहती है, उसको बैलेंस करने के लिए खाया जाता है, वहाँ उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर महाराष्ट्र में है, उत्तर भारत में है, वहाँ की पानियों ने क्षारीय थोड़ा है, और खट्टा चीज़ बहुत खा रहे हैं, इमली का सेवन रोज कर रहे हैं, फिर नींबू का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, आमचूर का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये सब क्या करता है, अम्ल पित्त करता है, खट्टे चीज। अम्ल रस, अम्ल रस का अतियोग में सारी चीज बताया कि खालित्य पालित्य होता है। मेरा एक सीनियर था एमडी के टाइम पे, वो एक एक कटोरी अचार खाता था, आम का अचार, कभी टिफिन में लेके आता था, जैसे सब्जी खाया जा रहा है वैसे खाता था। उसको इतने मतलब कम एज में सारे बाल वाइट हो गए, उसके आईब्रोज के भी बाल वाइट हो गए, मूछों के भी हो गए, दाढ़ी के भी हो गए, हर पूरे बॉडी के हर पार्ट्स, ये जो रोम कूप होते हैं, ये कोई किसी का व्हाइट देखा है आपने कम एज में, वो भी व्हाइट हो गए। अम्ल रस का सेवन ज्यादा करने से ये हो जाता है। उसी तरह से विदाही अन्न पदार्थ का सेवन करना, अम्ल रसात्मक खट्टे खट्टे चीजों का खाना। टोमेटो केचप, टोमेटो केचप थोड़ा खाए तो ठीक है, लेकिन दिन रात टोमेटो केचप खा रहे हैं, टोमेटो सॉस जो रहता है उसका सेवन ज्यादा कर रहे हैं। उसी तरह से अचार बहुत ज्यादा खाना। फिर जो मिर्ची है, रेड चिली, वह बहुत ज्यादा खाना। या फिर मिर्ची और लहसुन का जो ये ऐसे यहाँ पे ठेचा बोलते हैं, लहसुन और फिर मिर्ची का ऐसे वो तीखा चीज रहता है, वो ठीक है, थोड़ा खाए कभी तो खाए। लाल मिर्च को कूट के, कभी गरम मसाले को कूट के, और बहुत ज्यादा तीखा रहता है, स्पाइसी इतना रहता है कि वो अम्ल पित्त करता ही करता है। या फिर यहाँ पर अगर किसी ने सरसों का, नॉर्थ इंडिया में ठीक है वहां सरसों का तेल खाए, अगर महाराष्ट्र में लोगों ने सरसों का तेल में बनाई हुआ चीजें खा ली, तो कुछ दिन के बाद ना नाक से खून आने लगता है, इतना ज्यादा हाइपर एसिडिटी करता है। और रक्त पित्त में बोला है सरसों के तेल का अति सेवन, जिनको साथ में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको ओक साथ में है, देश साथ में, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली नॉर्मल इंसानों को ये सरसों का तेल जो है वो नुकसान करता है। उसी तरह से अपक्व आहार खाना, जो नेचुरोपैथी के लोग जो है या डाइटिशियन है ना, वो बोलते हैं कि कच्चा कच्चा खाना खाइए, वो ग्रीन सैलेड बहुत ज्यादा खाइए, कच्चा दूध बहुत ज्यादा पीजिए, फिर कच्चे अंडे खाइए, हाफ फ्राइड ऑमलेट खाइए। और उसमें अग्नि मंद है, जो लोग युवावस्था हैं, जो लोग जिम जाते हैं और शरीर को ठीक रखते हैं, उनके लिए ठीक है, लेकिन अग्निमंद है और ये सारे चीजें खा रहे हैं, कच्चा कच्चा चीजें, या डीप, वो बोलते हैं कि आप ना जो कैबेज है उसको खाइए बहुत ज्यादा। फिर ये जो कुकुम्बर होता है, खीरा ककड़ी, इसको कच्चा अति मात्रा में खाइए, या दही डाल के खाइए। वह सब क्या होता है, अभिसंधि रहता है और फिर अम्ल पित्त करता है। फिर विरुद्ध अन्न का सेवन करना, कि दूध में कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग की आदत है, हम आयुर्वेद वाले तो नहीं करते हैं, लेकिन दूध में टेस्ट है इसलिए थोड़ा सा नमक डाल देते हैं दूध में। दूध और नमक जो है वो विरुद्ध अन्न है, और उससे क्या होता है कि मतलब विपाक भी ये हो जाता है, खराब हो जाता है, विरुद्ध चीज है, उससे श्वित्र रोग होता है। तो दूध में नमक डाल के लेना। फिर चाय के पहले या बाद में तुरंत बहुत ज्यादा पानी पीना। उसके बाद में नाश्ता में जो पोहे खाते हैं, उसके बाद में नींबू निचोड़ निचोड़ के पोहे के साथ खाना, और ज्यादा मात्रा में खाना। उसके साथ में दूध का चाय भी पीना। उसमें अब देखिए पोहे जो खाते हैं, चूड़ा को फुला के फिर पोहे बनाया जाता है, और उसमें नींबू निचोड़ रहे हैं, और फिर दूध वाला चाय भी पिया जा रहा है। तो ये क्या होगा, दूध वाला चाय और नमक और ये नींबू, ये सब क्या पेट में जाके तो जहर पैदा करेगा, और वह जाके क्या होगा, अम्ल पित्त करेगा। इसी तरह से मिल्क फ्रूट शेक का सेवन बहुत ज्यादा करना, दूध और एप्पल डालना, दूध और बनाना डालना, और उसका मिल्क शेक पीना, ये सब क्या करता है, अम्ल पित्त करता है। फिर अजीर्णाशन, दिन में खाया है खाना वो पचा नहीं है, और रात को हैवी खाना खाना,
तो आयुर्वेद बोलता है कि अगर दिन का खाना पचा नहीं है, भूख नहीं लगे तो रात को मत खाइए, आप स्किप करिए। अगर भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए। तो उसके वजह से फिर शाम को चाय बहुत ज्यादा खाना, नाश्ता शाम को ना हैवी नाश्ता करना, हैवी ब्रेकफास्ट करना, उसमें बड़ा पाव बहुत ज्यादा खाना। यहाँ पर मिसल पाव चलता है जिसमें बहुत सारे ऐसे जैसे दाल वगैरह से बना के, और मटकी नाम का एक दाल होता है, मटकी या फिर सोयाबीन के बीज वगैरह ऐसे अलग अलग तरह के होते हैं। तो वह स्प्राउटेड रहता है, बहुत स्प्राउटेड करके और उसमें तेल वगैरह डाल के फ्राई करके और पाव के साथ खाया जाता है। उसमें बहुत ज्यादा गरम मसाले, बहुत ज्यादा तीखा बना के बनाया जाता है। आप कभी महाराष्ट्र में आइए तो मिसल पाव मिलता है, कभी कभी खाए तो ठीक है, लेकिन जिसको साथ में नहीं है वो इतना ज्यादा क्या हुआ ना कि मैं यवतमाल में मेरा फर्स्ट ईयर बीएमएस हुआ था विदर्भा में। तो वहां पर लोग क्या करते हैं, मतलब मैं वहां के लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वहां के लोगों को जो साथ में है, मैं पुणे से गया था, मुझे साथ में नहीं था। वहां पर बैगन की सब्जी बनाते हैं ना, तो इतना ज्यादा हरा मिर्ची लाल मिर्ची डालते हैं, इतना गर्म रहता है। या फिर वो मटकी का सब्जी बनाते हैं, इतना ज्यादा रहता है ना कि कान से भी ऐसे धुआं निकल रहा है, धुमायन, इतना तीखा रहता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। जो लोगों को साथ में नहीं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। और वहां नागपुर साइड में जो है विदर्भा में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, और वहां पर इतना तीखा खाएंगे ना, लोगों को आदत है, उनके लिए साथ में है, लेकिन हम लोग को साथ में नहीं है। तो मैं जब 1.5 साल रहा वहाँ फर्स्ट बीएमएस, बाद में मैं यूनिवर्सिटी टॉपर होकर पुणे में ट्रांसफर लिया, तो वहां पर ना मुझे 1.5 साल पेट की प्रॉब्लम रही, हर समय लूज मोशन होने का, हर समय हाइपर एसिडिटी होना, कभी उदर शुल होना, क्योंकि मुझे वो साथ में नहीं होता था। मैंने उनको ज्यादा पैसे देके बोला कि मुझे ये ना बने, लेकिन बनाने वाले का जो आदत है वो तो बनाएगा ही तीखा। उसी तरह से पानी पूरी गोलगप्पों का सेवन बहुत ज्यादा करना, फिर भेल भेल का सेवन बहुत ज्यादा करना, यहाँ महाराष्ट्र में भेल बना के खाते हैं, फिर समोसा बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, फिर रात में ये सब शाम को खाए, फिर से रात को फिर से खाना खा लिया, फिर उसके बाद में खाना वाना खा के और बहुत ज्यादा दूध पी के सो गए। अभी पेट में वो खाना पचा ही नहीं और दूध बहुत ज्यादा पी के सोए, तो ये क्या करता है, अम्ल पित्त करता है, अग्नि मान्यता करके। विषमाशन करना, काम के गड़बड़ में जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी खाना खाना, कभी टाइम पे खाना, कभी टाइम पर न खाना, या सुबह भूख का जो टाइम है वो स्किप करके कभी भी खाना, तो यह भी अम्ल पित्त का हेतु रहता है। फिर अकाल भोजन करना, मतलब अच्छे से पेट साफ नहीं हुआ है, श्रेष्ठ विड़मूत्र नहीं हुआ है, मल प्रवृत्ति अच्छे से नहीं है, सुबह से कॉन्स्टिपेशन है, लेट उठे हैं, थोड़ा भी वॉक नहीं किया, व्यायाम नहीं किया, और लेट उठे हैं और उस टाइम पे खाना खा लिया। फिर भूख न लगने पर खाना खाना, भोजन काल जाने के बाद खाना खाना, फिर उसके बाद में भूख नहीं लग रही, कभी भी भूख नहीं लग रही तब भी खाना खाना। उसके बाद में ये सब जो हेतु रहते हैं ना, विषमासन, अध्यशन, विरुद्धासन, अनशन, ये सब समशन, ये सब क्या होता है कि ये पित्त बढ़ा देते हैं, पित्त को प्रकोपित कर देते हैं, बहुत सारा व्याधि हो जाता है। इसी तरह से उपवास करना, बहुत ज्यादा उपवास करना, जो शरीर को साथ में नहीं है उपवास, और वह बहुत ज्यादा मात्रा में करना। अभी जो शुक्ला जी का, सिद्धार्थ शुक्ला जी का डेथ हुआ ना, तो उनको हार्ट अटैक आ गया सुबह के टाइम पे। क्यों आया, क्योंकि अम्ल अम्ल अवस्था पाक हुआ था, विदग्धा मतलब विदग्ध हो गया था पित्त, और फिर वो रात में वो हार्ट ही पूरा बस्ट हो गया, अटैक आ गया। तो इसीलिए अग्नि मान्यता है तो आप खाना मत खाइए। और उनका और भी था कि स्मोकिंग करते थे बहुत ज्यादा, जब पैसा आता है ग्लैमर की दुनिया में जाते हैं तो स्मोकिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी आजकल चल रहा है कि ड्रग्स बहुत लिया जा रहा है, एक फैशन है, ड्रग्स लेना, दारू पीना, ये सब फैशन है। मेरे पास तो एक पेशेंट आए थे, वो बोल रहे थे कि वो 5 स्टार होटल में जॉब करते थे, वो बोले कि मतलब ये जो बड़े बड़े लोग आते हैं ना, वो लोग, उनका शुरुआत रात का शुरुआत ही होता है 11 बजे से, और सुबह 4-5 बजे तक वो डांस वगैरह करते हैं और दिन भर सोते हैं। तो जो हाई लेवल की सोसाइटी है उनको ये तो बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हाइपर एसिडिटी, अम्ल पित्त हो रहा है। बीमारी ऐसा गरीब अमीर देख के नहीं आती, लाइफस्टाइल चेंजेस होने की वजह से होती है। उसी तरह से उपवास रहता है कि दिन भर उपवास करने के बाद रात को बहुत ज्यादा गुरु भोजन खा लेना, इसके वजह से अम्ल पित्त हो जाता है। व्यसन बहुत ज्यादा, तंबाकू तंबाकू का, टोबैको का सेवन करना, फिर गुटखा, जर्दा, फिर खैनी बहुत ज्यादा खाना, मद्यपान बहुत ज्यादा करना, इससे भी बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी होती है। इस तरह से अग्नि के विरुद्ध अन्न का सेवन करना, अवस्था के विरुद्ध करना, साथ में विरुद्ध करना, इससे अग्नि दुष्ट होके आम निर्माण होता है, और पित्त दुष्ट होके पित्त खट्टा खट्टा बन जाता है, और उष्णता तीक्ष्णता बढ़ती है, द्रव गुण बढ़ जाता है, और उसके वजह से अम्ल पित्त हो जाता है। विहारीय हेतु अगर देखेंगे, अभी तक हमने अन्न पान देखा, विहारीय हेतु देखेंगे तो जो गृहिणी माताएं जो रहती हैं वो अपने पे ध्यान नहीं देती, उनको सुबह से भूख लगी रहती है, लेकिन दिन भर वो क्या, जबकि खा लेना चाहिए, भूख सबको लगती है, पंच महाभूतात्मक शरीर तो सभी का है ना,
वो क्या करते हैं, परिवार को संभालते संभालते, घर काम के करते करते वो क्या करते हैं कि दिन में बहुत लेट खाना खाती हैं, 2-3 बजे खाना खाती हैं और खाने के बाद तुरंत ही सो जाती हैं, 2-3 घंटा सो जाती हैं, नैप लेती हैं। उसकी वजह से अम्ल पित्त का तकलीफ उनको बहुत ज्यादा रहता है। उसी तरह से कॉलेज में जाने वाले आईटी प्रोफेशनल छुट्टी के दिन दिन भर सोते हैं, लेट उठते हैं, हर संडे को, सैटरडे संडे को लेट उठते हैं, पेट साफ नहीं होता है, और फिर उसके बाद में वो लोग बहुत लेट खाना खाते हैं, उससे अम्लपित्त होता है। फिर उठने के बाद बहुत ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करना, यह भी विहारात्मक हेतु रहता है। उसके बाद में दिन में सो जाना, यह भी बहुत सारे, जो अभी लॉकडाउन लगा था ना पिछले साल 2020 में मार्च में, तो उस टाइम पे तो इतना अम्लपित्त के पेशेंट बढ़े थे, बीपी के पेशेंट बढ़े थे, क्योंकि दिन भर छुट्टी मारना है, बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि पुलिस लगी थी, कर्फ्यू लगा था, तो दिन भर सोना। किसी किसी के तो पैर सूज गए, इतना अम्लपित्त भी और शोथ भी हो गया, बीपी हाई हो गया, और बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ था। 2020 में तो बहुत पेशेंट आते थे हमारे पास। फिर खाना खाने के बाद दीवार स्वाप करना, और शहरी दिनचर्या जो है वो बहुत ही दूषित है। फिर शिफ्ट ड्यूटी करना, किसी किसी का मॉर्निंग शिफ्ट रहता है, किसी का फिर उसके बाद शिफ्ट चेंज हुआ तो शाम का, फिर उसके बाद में रात का। तो ये जो शिफ्ट ड्यूटी जो रहता है उसमें पैटर्न चेंज होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज होता है, तो उनको अम्लपित्त का तकलीफ होता है। फिर आहार का विपर्य होना, निद्रा का विपर्य होना, नींद टाइम पे न आना, इनसोम्निया होना, मानसिक कारण हो गया, या अपने काम की वजह से रात्रि जो रहता है उस टाइम पे न सोना, इसकी वजह से रात को टीवी देखना, रात को मूवीज देखना, रात को चैटिंग करना, फिर इंस्टाग्राम में चिपके रहना, फिर वहां पे बहुत सारी चीजें, टिकटॉक में डांस देखना, ये सब जो हेतु है, छोटे छोटे हेतु है, आजकल ये कॉमन हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर नियमित जागरण से शरीर में उष्णता और रोक्षता बहुत ज्यादा बढ़ती है, वायु की रोक्षता बढ़ती है, और पित्त की उष्णता बढ़ती है, और तीक्ष्णता भी पित्त की बढ़ जाती है। और जागरण करने के बाद दिन में सो जाना, अगर नहीं सोएंगे तो वो बीमार पड़ जाते हैं, तो इससे शरीर में क्लेद की उत्पत्ति होती है अगर दिन में सो जाते हैं तो। शरीर में फिर उष्णता, तीक्ष्णता और द्रवता बढ़ जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, अम्लपित्त नाम की व्याधि हो जाती है। और इसको इग्नोर किया जाए तो बाद में ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो जाता है, नहीं तो वो किडनी को डैमेज करता है, नहीं तो लीवर को डैमेज करता है, नहीं तो स्प्लिन को डैमेज करता है, दुनिया भर की बीमारी होती है। अम्लपित्त व्याधि से दूसरी व्याधि होना, एक स्वतंत्र व्याधि, एक परतंत्र व्याधि, ऐसे व्याधि से व्याधि उत्पन्न हो जाता है। फिर मानसिक कारण अगर देखेंगे, आहार्य देख लिया, विहार्य देख लिया, अब मानसिक कारण देखेंगे तो घर में अच्छा मतलब वातावरण ना रहना, संशय रहना, या फिर बाहर रह रहे हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा टेंशन वाला वातावरण रहना, खाना खाने के टाइम पर ही झगड़ा लड़ाई बहुत ज्यादा होना, ऐसी बातें करना जो टेंशन दे रहा है, या टीवी देखते हुए बहुत ज्यादा हॉरर मूवी देखना, काम शोक भयाद वायु, अगर खाना खा के टीवी देख रहे हैं और हॉरर मूवी देख रहे हैं, या फिर दुख और खून खराबा देख रहे हैं, ऐसे न्यूज चैनल देख रहे हैं, उसका परिणाम अपना अग्नि पे पड़ेगा ही। इसलिए बोले तन मना भुंजित, मतलब मन को ध्यान में रख के कुछ टीवी वी देख के खाना नहीं खाना चाहिए। टीवी बाद में देखिए आप लोग, लेकिन टीवी देखते हुए खाना ना खाएं। लोगों के पास आजकल टाइम ही नहीं है, और खाते हैं तो दीर्घ बहुत टाइम लगा लगा के खाते हैं, तो उससे और पित्त खराब होता है। कभी कभी 3-3 घंटा मूवी चल रही है और खाते रहते हैं दिन भर, 3-3 घंटा मूवी देखते हुए। फिर उसी तरह से जो महत्वाकांक्षा रहती है कि एम्बिशियस, अभी किसी ने मेरे को कहा कि मैंने एमडी किया है सर, मुझे ना यहाँ पे आके आयुष दर्पण पे पढ़ाने दीजिए। तो मैंने कहा कि आप सेशन में आइए, और सेशन में आइए और अपना टैलेंट दिखाइए। तो उनको बहुत गुस्सा आया कि मैंने उनको ये बात कहा, उनको तो डायरेक्ट गुरु बनना है। जो महत्वाकांक्षा रहती है ना लोगों को कि मुझे एक ही दिन में जंप मार के अंबानी बनना है, मुझे एक ही दिन में बहुत ज्यादा, ये महत्वाकांक्षा में इंसान बहुत परेशान रहता है, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहता है, ईर्ष्या द्वेष क्रोध इन सब में रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मन में अंदर जो इरिटेटेड माइंड रहता है ना, उससे ना अम्ल पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने कोई गलत बात नहीं किया, कोई आएगा उसका एक्सपीरियंस नहीं, एमडी पास आउट हुए और आके यहाँ पे गुरु बन जाएगा और कुछ गलत चीजें बताएंगे। जैसे कि कल परसों एक महाशय बता रहे थे कि शरीर में 14 अग्नियां होती है, 13 अग्नि जो रहती है उसको एक कंट्रोल करने वाली 14वीं अग्नि होती है। ऐसे बातें जो बताएंगे हिंदी ट्रांसलेटेड बुक से, तो उससे क्या होगा, आयुष दर्पण का जो प्लेटफॉर्म है वो खराब होगा। मैंने कहा आपको नॉलेज है, आप आइए, आप सेशन में अपना बताइए, जब हम देखेंगे यहाँ का जो आयुष दर्पण का टीम आपको देखेगा तो आपको दे देगा चांस। एक क्या आपका कंटिन्यूस सीरीज चलेगा, उनको ऐसा नहीं, उनको डायरेक्ट आना है। तो ऐसे जो महत्वाकांक्षा है, जो हाईली एम्बिशियस लोग रहते हैं, उनको अम्लपित्त बहुत ज्यादा रहता है। फिर चिड़चिड़पना, छोटी छोटी बातों पे जो बहुत ज्यादा चिड़खोर रहते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं, उनको अम्लपित्त का बहुत ज्यादा तकलीफ रहता है। फिर क्रोध करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, दिन भर चुगलखोरी करना, दिन भर दूसरे की उन्नति देखे खुद को तकलीफ रहना,
ये जो रहता है ना, इसके वजह से अन्न पचता नहीं है, अग्नि मंदता होती है। दूसरे वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन खुद को तकलीफ होती है। इससे विकृत कफ और पित्त निर्माण होता है। साधक पित्त की दृष्टि होती है, पाचक पित्त की दृष्टि होती है, भ्राजक पित्त की होती है, आलोचक पित्त की होती है। ये सारे पित्त प्रकोपित हो जाते हैं, रंजक पित्त की होती है। तो इसकी वजह से अम्ल पित्त भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अम्ल पित्त का अगर हम लोग देखेंगे तो हमें अगर अम्ल पित्त से दूर रहना है, बाद में चिकित्सा तो है अम्ल पित्त के लिए। हम लोग ऊर्ध्वक अम्ल पित्त है तो वमन करा दे, अधोग रक्त पित्त है, अधोग अम्ल पित्त है तो विरेचन करा दे। और इसके बाद में पित्त शामक चिकित्साएं जो हैं, वह शीत वीर्यात्मक पूरा बताया है, पित्त शमक की चिकित्सा अष्टांग हृदय में, वह सब करें तो वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमें निदान परिवर्जन करना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा का पहला स्टेप रहता है। तो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी क्योंकि टाइम हो गया है, मैं आप लोग के जो ये कमेंट्स है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ, फिर 8 बजे का सेशन है, इसलिए मैं अभी समाप्त करता हूँ। आप लोग ना बहुत अच्छे वैद्य लोग हैं, मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। दिल से मैं आप लोगों को रेस्पेक्ट करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग। 1 मिनट, ये हैंग हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, ये हैंग हो रहा है। ये क्या होता है ना कि जब हम कंटिन्यू पढ़ाते हैं ना फेसबुक लाइव और उसके बाद में हम स्क्रॉल करते हैं तो ये हैंग होने लगता है, तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। 2 मिनट मैं ना आप लोगों के आंसर देने का कोशिश करता हूँ, हर इंसान का, जो भी वैद्य हैं। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर चित्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रानू मंडल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सनातन सत्या जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, 2 पेशेंट हैं कफ पित्त प्रकृति के, ज्वर काल में अपत्य सेवन करने का 21 डेज बाद थोड़ा ताप और दुर्बलता हमेशा बनी रहती है, पित्त चिकित्सा अधिकता के कारण लक्षण है। लक्ष्मी नारायण रस, अमृतारिष्ट, प्रवाल पिष्ट। आपने अमृतारिष्ट क्यों दिया? अमृतारिष्ट तो पित्त अधिकता में नहीं देना चाहिए ना। आसवरिष्ट, प्रवाल पिष्ट दी, फायदा नहीं हुआ, अविपत्तिकर चल रहा है, कुछ आराम है। चंद्रकला रस, आरोग्य वर्धनी, शतावरी चूर्ण दूध के साथ सोचा है, ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकते तो क्या दे। आप ये केस लेके इंटरेक्टिव सेशन में, ये मैं आपको अभी मतलब अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये पासवर्ड और आईडी देता हूँ जूम का, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। ये केस हम जरूर वहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें क्या आपका चिकित्सा गलत हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। इसमें कुछ बहुत मतलब ये चिकित्सा थोड़ा गलत है, चिकित्सा देने का मेथड। रेखा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश ग्रोवर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। राकेश जी बोल रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग विद मिक्स्ड फ्रूट्स। अब आप सेब है, एप्पल, उसका विपाक क्या है? आप विपाक से सोचिए, आयुर्वेद का चश्मा लगा के। एप्पल का विपाक क्या है, फिर उसके बाद में स्ट्रॉबेरी का विपाक क्या है, फिर गाजर का विपाक क्या है। अब सभी विपाक वाले, कोई उष्ण और शीत विरात्मक वाले सारे मिक्स फ्रूट करके खाएंगे तो वो क्या पेट में जाके क्या बनेगा? वो विष बन जाएगा और वो अग्निमंदता करेगा, स्त्रोतोरोध करेगा। बनाना और एप्पल और उसके बाद में संतरा, मौसमी और उसके बाद में ये सब मिक्स फ्रूट जो रहता है ना, पेट में जाके क्या किस तरह का विपाक बनाएगा? आप ये बताइए, कौन सा वीर्य बनेगा? और फिर उसके बाद में क्या होता है, खाने में तो टेस्टी लगता है, पेशेंट बन जाते हैं ये। और ये इसीलिए मिक्स फ्रूट सैलेड जो रहता है, मिक्स फ्रूट, ये हम लोग बंद करते हैं, विपाक को ध्यान में रखते हुए ये बोला जाता है। और पेशेंट वैसे ही मिलते हैं, जब हम मिक्स फ्रूट्स बंद करते हैं ना तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। डॉक्टर विजू जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम, थैंक यू आपको। डॉक्टर बलविंदर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कल्पना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कल्पना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रमेश गौतम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू जी बोल रहे हैं कि सर आम पाचक बटी नंबर ऑफ टैबलेट ज्यादा है ना 10। अभी जो शरद ऋतु आ गया इसमें ये ज्यादा है, क्योंकि जब वर्षा ऋतु था तब अग्निमंद था, तब 10 टैबलेट डोज ठीक था। उसमें त्रिकटु बहुत ज्यादा है और चित्रकादि बटी, चित्रक भी बहुत ज्यादा रहता है। मैं तो मेरे इसमें आम पाचक में चित्रकादि नहीं है। आप 1 या 2 दीजिए अभी, क्योंकि पित्त का काल शुरू हो गया, पित्त प्रकोप का। तो आम पाचक बटी का भी डोज कम कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि कोई तकलीफ नहीं। तो तक्र दीजिए, गुलकंद दीजिए, आंवले का मुरब्बा दीजिए, मतलब पित्त न प्रकोपित हो, इसका ध्यान रखिए। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर टिंकल यादव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सपना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वाति जी बहुत दिन के बाद आई हैं ऑनलाइन, बहुत दिन के बाद। डॉक्टर राज धवन जी बोल रहे हैं कि जहाँ तीखा खाम साथ में है फिर भी वहां पर खलित बलित दृष्टि में अधिक रोग होते हैं। जहाँ पे खाना जहाँ साथ में, खाना साथ में नहीं होता है, वो लोग ना ये दृष्टिमान्यता वगैरह हो रहा है क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये सब नहीं खाना चाहिए। इसके लिए तो आप लोग हैं,
आप लोग वो प्रदेश में रहने वाले हैं, आप बंद करिए। साथ में नहीं होता है कि इतना ज्यादा तीखा, ये सब नहीं होता है। मैंने केवल अम्ल रस का बताया कि अम्ल रस जो शारी कोस्टल रीजन में रहते हैं उनके लिए साथ में है, बाकी तीखा किसी के लिए साथ में नहीं होता। लवण किसी के लिए साथ में होता है, लवण तो वर्ज्य बोला है, पिपली लवण क्षार का सेवन वर्ज्य बोला है। चरकाचार्य जी यूनिवर्सल चीजें बताते हैं। डॉक्टर प्रभात पांडा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रीदेवी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चिराग त्यागी जी प्रणाम आपको। डॉक्टर रमेश गौतम जी बोल रहे हैं गुरु जी मैंने रस और रक्त पाचक बनाए हैं, थैंक यू फॉर दिस, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी का बात है। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि हाँ, अम्ल पित्त में सामता निरामता कैसे रहे। आम के लक्षण देखिए, उसमें अग्नि मान्यता है क्या, मतलब अम्ल पित्त भी है और वहां पे भूख भी नहीं लग रही है, तो वो साम हो गया। निरामता में क्या होता है, भूख तो लगती है लेकिन एसिडिटी रहता है, तो इससे हम लोग भू अग्नि पे देखते हैं। अब सामता रहती है तो छर्दी हुरलास और खाए पिया पचता नहीं है, सर दर्द होता है, दिन दिन भर पेट भरा रहता है, अब गैस होता है, पेट साफ नहीं होता है, इन सबसे साम आम के सारे लक्षण आते हैं। तब अम्लपित्त प्लस साम, साम पित्त ऐसा सोचते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में बताया, साम पित्त के तो अलग से श्लोक होते हैं, उस पर कभी मैं चर्चा करूंगा। डॉक्टर रीना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सचिन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। अब मैं ना अपना नंबर देता हूँ और जूम का आईडी पासवर्ड देता हूँ, वहां पर इंटरेक्टिव सेशन में आप सभी लोग आइए और सभी लोग अपना अपना केस बताइए, सक्सेस स्टोरीज बताइए, डाउट बताइए, तो हम लोग ना आपके साथ हैं। जिसको जो डिफिकल्टी आ रही है या सक्सेस स्टोरीज बताना है आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे, वो लोग आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगा। सभी लोगों का स्वागत करते हैं हम लोग। इंटरेक्टिव सेशन का मैं ये देता हूँ आईडी पासवर्ड जूम का, क्योंकि ना आप लोग ना बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। सभी लोगों का, हम छोटे बड़े सभी का सम्मान करते हैं। तो जूम का आईडी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टाइप करते करते बात कर रहा हूँ। जूम का आईडी, जूम आईडी तो ये है, ये देखिए आप लोग देखिएगा अभी आ जाएगा। मैं टाइप कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। देखिए पासवर्ड दे रहा हूँ। आप लोगों को पता नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हमारा देखते हैं, पूरी दुनिया में ये लोग देखा जाता है, जिनको भी हमारा लैंग्वेज समझ आता है आयुर्वेद का, सब लोग देखते हैं। तो देखिए मैंने आईडी पासवर्ड दे दिया है। अब मैं, मुझे इजाजत दीजिए, इंटरेक्टिव सेशन में मैं 5 मिनट में ज्वाइन होता हूँ। ये आईडी पासवर्ड करके आप लोग आ जाइए। प्रणाम, नमस्ते।